तो अब तक हमने देख लिया था 7 टॉपिक, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न के हमने कवर कर लिए थे। आज हमको देखना है 8 टॉपिक, ठीक है। 8 टॉपिक हम कंटिन्यू करते हैं। 8 टॉपिक में हमको देखना है एक्सप्लेन द बिगिनिंग ऑफ प्रिंट इन इंडिया एंड हाउ आइडियाज एंड इन्फॉर्मेशन वर रिटन बिफोर द एज ऑफ प्रिंट, है ना। देखिए अब तक बेसिकली हमने जो भी कवर किया था वो वर्ल्ड वाइड कवर किया था। अब हम इंडिया में एंट्री मारे हैं। अब बेसिकली 4 टॉपिक हमारा किससे, इंडिया से रिलेटेड है, ठीक है। तो इंडिया के बारे में हमको देखना है, इंडिया में कैसे प्रिंटिंग आई, इसमें कैसे किसके चिल्ड्रंस पे, वुमेन्स पे कैसे प्रभाव पड़े, ये सारी चीज़ें हमको वहाँ देखनी है इंडिया में। बेसिकली जो अभी तक था तो वो यूरोप का था, चाइना का था, जापान का था, ठीक है। और अब इंडिया में हमने एंट्री मारी है, तो अब हम इसके आगे चलते हैं। तो इंडिया में कैसे प्रिंट कल्चर आया, इंडिया में कैसे मतलब ये बूस्ट किया, ये सारी चीज़ें अब कवर करेंगे। इंडिया हैज़ वेरी रिच एंड ओल्ड ट्रेडिशन। इंडिया के पास क्या है, ये बहुत पुराना, बहुत मतलब गहरा अध्ययन का सामग्री है, ठीक ना। हमारे पास लिटरेचर वास्ट है। हम लोग आदम के ज़माने से लिख रहे हैं, ठीक ना। आदम से पहले से लिख रहे हैं, मतलब इतना ओल्ड लिटरेचर हमारा, जिसमें रामायण हो गया, महाभारत हो गया, इसका कोई मतलब एग्जैक्ट डेट ही नहीं पता चल पाती है हमें। तो इतना पुराना हमारा ट्रेडिशन है, प्रिंट कल्चर हमारा है, तो कोई हम लोग भिखमंगे नहीं है ना जी। तो बहुत पुराना, इंडिया हैज़ वेरी रिच एंड ओल्ड ट्रेडिशन, बहुत पुराना इतिहास है हमारा। ये बात अलग है कि इतिहास मिट गया है, ठीक है, क्योंकि इतनी ज़्यादा अटैक्स हुए हैं इंडिया पे, आप तो जानते ही हैं। मेडिवल इंडिया, एशियन इंडिया, हमेशा तो अटैक होते रहे हैं हमारे ऊपर। तो आप कहीं भी, मतलब कहीं भी अटैक हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ लिटरेचर उसके रिच रहे होंगे। आप भी किसी घर में अगर कुछ लूटने जाएंगे, अगर आप चोर हैं मान लीजिए मानने में क्या जाता है, तो आप उसी घर में अटैक करेंगे जहाँ आपको खजाना ज़्यादा मिले, जहाँ पे आपको इतिहास मिले, जहाँ पे आपको लिटरेचर मिले। कि भीखमंगे घर में आप चोरी करने जाएंगे, ऐसे जाएंगे नहीं। तो हमारे ऊपर अटैक्स बहुत ज़्यादा हुए, वैसे ही हमारा लिटरेचर खो गया सारा, ठीक है। जला वला दिए बहुत सारे हैं, तो मतलब ऐसी चीज़ें हैं। तो इंडिया का बहुत पुराना गहरा अमीर इतिहास, मतलब कि बहुत ज़्यादा इतिहास है लिटरेचर के मामले में। बहुत हम लोग क्या है, रिच हैं, ठीक है, लिटरेचर के मामले में, पैसों के मामले में भी ऐसी बात नहीं है ठीक है। और ओल्ड ट्रेडिशन, पुराना संस्कार, जो ट्रेडिशंस है, रीति रिवाज है, वो भी बहुत पुराने हैं हमारे, ठीक ना। ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट भी लिखा जाता है, उसका इतिहास हमारे पास बहुत पुराना है और बहुत गहरा अध्ययन किए हैं हम लोगों ने। इसमें संस्कृत लिटरेचर है, अरेबिक लिटरेचर है, पर्शियन लिटरेचर है, एज वेल एज इन वर्नाकुलर लैंग्वेज। वर्नाकुलर उसे बोलते हैं जो लोकल लैंग्वेज होती है, जो आप अपने आसपास बोलते हैं, उसे बोलते हैं वर्नाकुलर लैंग्वेज, ठीक है। तो बेसिकली संस्कृत में हमारे पास लिटरेचर है, अरेबिक में लिटरेचर है, पर्शियन में लिटरेचर है, और एज वेल एज इन वर्नाकुलर लैंग्वेज, मतलब पुराने, मतलब स्टैंडर्ड लैंग्वेज में भी लिटरेचर लिखते हैं और लोकल लैंग्वेज में, ताकि मतलब पब्लिक को जिसको जो पसंद है वो ले जाए। तो यही आज भी है, जैसे हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज भी चलती है और स्टैंडर्ड लैंग्वेज इंग्लिश भी चलती है, दोनों चीज़ें हैं। तो मैन्युस्क्रिप्ट जो होते थे पुराने, तो वो किस में होते, संस्कृत में होते थे, अरेबिक में होते, पर्शियन में होते थे, एज वेल एज इन वर्नाकुलर लैंग्वेज, ताकि वो समाज के निचले से निचले तबके तक उसको समझ सके लोग। मैन्युस्क्रिप्ट और कॉपीड ऑन पाम लीव्स और ऑन हैंड मेड पेपर, अनलाइक यूरोप। क्या मैन्युस्क्रिप्ट जो लिखे जाते थे हैंडमेड पेपर पे होते थे, लिखे जाते थे, वो हैंडमेड पेपर पे लिखे जाते थे या पाम लीव्स पे लिखे जाते थे। अनलाइक यूरोप, यूरोप में किस पे लिखे जाते थे, वेलम पे, जो किसका होता था, एनिमल स्किन होती थी ना, पार्चमेंट ऑफ एनिमल स्किन, तो उस पे हम लोग यूरोप में लिखे जाते। लेकिन इंडिया में वैसा नहीं था, अनलाइक यूरोप। यूरोप में पाम वेलम पे लिखे जाते थे, और इंडिया में पाम लीव्स भी हैंडमेड पेपर, ठीक है, उस पे लिखे जाते थे, बेसिकली पत्ती वगैरह पे। तो मैन्युस्क्रिप्ट हमारा किससे होता था, पाम लीव्स पे होता था या हैंडमेड पेपर पे होता था। यूरोप की जैसे हम स्किन पे नहीं लिखते थे, एनिमल स्किन पे, ठीक है, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं जानवर प्रेमी भी हैं, ठीक है फॉर प्रोटेक्शन। तो ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट लिखी जाती, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए क्या करते थे ये लोग, फॉर प्रोटेक्शन वुडन कवर यूज, वुडन कवर मतलब उस पर दफ्ती टाइप का लगाया जाता, तो ऊट का कवर लगाया जाता ताकि मैन्युस्क्रिप्ट खराब ना हो, और सेवन टुगेदर ये उसे सिल दिया जाता ताकि पन्ने इधर उधर खो न जाए, ठीक। तो ये प्रोटेक्शन के लिए किया जाता था मैन्युस्क्रिप्ट में इंडिया में, ठीक है। आगे चलना है, लिमिटेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट। क्या था लिमिटेशन, क्या थी मैन्युस्क्रिप्ट की लिमिटेशन हमने यूरोप में भी देखा था, कैसे बहुत लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक ना, और ये कम होता है और टाइम टेकिंग होता है, स्क्राइब्स हायर करने पड़ते हैं, तो इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा था। लिमिटेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट, एक्सपेंसिव थे, फ्रेजाइल, फ्रेजाइल मतलब कमजोर थे ना, मान लो पत्ते पे लिखा हुआ, पत्ता फट गया, लो अब दूसरा पट्टा वहाँ पर पत्ता लिखो और उसमें फिर से अटैच करो,
बहुत दिक्कतें होती थी। तो एक्सपेंसिव था पहली बात, दूसरा बात फ्रेजाइल था, कमज़ोर था, एंड नॉट इजली अंडरस्टैंडेबल, मतलब जो लिखते थे फ्रेजाइल, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग लिखते थे तो इसको हाई स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिख देते थे, लोगों को समझ में कम आती थी। तो ये लिमिटेशंस थी किसी मैन्युस्क्रिप्ट, पहला एक्सपेंसिव, फ्रेजाइल एंड नॉन अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। तो लोगों के लिए क्या था, लिमिटेशन, कमियां थी मैन्युस्क्रिप्ट की। हेंस मैन्युस्क्रिप्ट रन टिल द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंट, लेकिन मैन्युस्क्रिप्ट चला कब तक, जब तक प्रिंट आ नहीं गया, ठीक ना। तो तब तक तो चले गए, अब जब भैया कुछ है ही नहीं तो खाने के लिए तो जो मिट्टी है आदमी खाएगा, तो वैसे ही जब तक प्रिंट नहीं है मैन्युस्क्रिप्ट चलती रही इंडिया में भी, ठीक है। प्रिंट कम्स टू इंडिया, कह रहा प्रिंट इंडिया में एंट्री मारा जी, हाँ ठीक है। प्रिंट इन चाइना, प्रिंट इन जापान, प्रिंट इन यूरोप, प्रिंट इन इंडिया, ठीक है। ये फोर्थ टॉपिक हमारे एंट्री मारे हैं प्रिंट वाला, ठीक है। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया इंट्रोड्यूस इन गोवा बाय पोर्तुगीज मिशनरीज, देखो मिशनरीज वगैरह ही ये प्रिंटिंग का कल्चर इधर उधर ले गए, ठीक ना। बुद्धिस्ट मिशनरी का रोल था, और यहाँ पे किसका रोल है, पोर्तुगीज मिशनरी। ये बेसिकली क्या फैलाने आया था इंडिया में, क्रिश्चियनिज्म, क्या फैलाने आया था, क्रिश्चियनिज्म, मिशनरी, ठीक ना। पोर्तुगीज के थे ये, इंडिया में क्या फैलाने थे, मिशनरी। कब, गोवा में इन्होंने एंट्री मारी, और क्या लगा, प्रिंटिंग प्रेस लगा, कहाँ पे, इंडिया में। किस लिए, अपने धर्म के प्रचार के लिए। बाई 1674 अप्रॉक्स 50 बुक प्रिंटेड इन कोंकणी एंड कन्नड़ लैंग्वेज, ठीक ना। 1674 तक इन्होंने 50 बुक प्रिंट की, कौन से लैंग्वेज में, कोंकणी और कन्नड़, ठीक ना। कोंकणी, कन्नड़, ठीक। बेसिकली ये कर्नाटक के रीजन में बोली जाती है, ठीक है, और कन्नड़ केरल के आसपास, दोनों ऐसे ही यहीं पर बोली जाती थी, ठीक। तो कौन कितनी, 1674 में 50 बुक, कौन सी लैंग्वेज में, कोंकणी एंड कन्नड़ लैंग्वेज में। सेकंड, कैथोलिक प्रीस्ट, कैथोलिक रिफॉर्मर आप जानते होंगे, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर जानते होंगे, तो वही कैथोलिक प्रीस्ट प्रिंटेड फर्स्ट तमिल एंड मलयालम बुक। कैथोलिक प्रीस्ट तमिल और मलयालम बुक लिखे, ठीक है। कब, तमिल कब लिखी गई, 1579 में, और मलयालम 1713 में। देखते हो, ये डाटा याद रखिएगा, इसी को एमसीक्यू में घुमा के इसको इधर अरेंज करेगा, इसको अरेंज करेगा, और आप समझ नहीं पाएंगे। तो तमिल पहले लिखी गई थी, 1579 में, मलयालम बाद में 1713 में, ठीक है ना। तुम, तमिल पहले, मलयालम बाद में, ठीक है। तमिल 1579 के आसपास, और मलयालम 1713, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको एग्जैक्ट नहीं याद रखना है, मतलब थोड़ा सा ऐसा आइडिया होना चाहिए कि आपको डेट थोड़ा सा आप सेग्रीगेट कर पाए, अलग कर पाए बस, ठीक है। तो पहला 1764 में, दूसरा कैथोलिक प्रीस्ट वाले आए जब तमिल लिखे, और मलयालम, पहला कोंकणी लिखे गए, फिर कन्नड़ लैंग्वेज लिखी गई, फिर तमिल लैंग्वेज लिखी गई, फिर मलयालम में बुक लिखी गई। बाई 1710 डच प्रोटेस्टेंट मिशनरी हैड प्रिंटेड 32 तमिल टेक्स्ट। देखो कैथोलिक जहाँ जाते हैं वहाँ प्रोटेस्टेंट भी जाते हैं, ठीक है, दोनों तबके जाते हैं, कैथोलिक भी जाएगा, प्रोटेस्टेंट भी जाएगा। तो कैथोलिक 1710 में कितनी, किस में लिखा, तमिल टेक्स्ट में कितनी बुक है, 32, ठीक है। 32 तमिल टेक्स्ट, 32 किताबें लिखी, किसने, डच प्रोटेस्टेंट। डच जो क्या थी, एक देश है यूरोप में, डच भी है, जिसको बेसिकली आज बोलते हैं पता नहीं अरे क्या बोलते हैं, नीदरलैंड में जो रहते हैं डच, है ना, वही वाले हैं। बेल्जियम डच स्पीकिंग, आप कंपेयर कर पा रहे होंगे पावर शेयरिंग से, वही वाले हैं, ठीक है। डच प्रोटेस्टेंट, वहाँ पे, वहाँ मतलब यूरोप में दो धर्म के, क्रिश्चियन के दो पार्ट्स हो गए, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, दोनों धर्म के प्रचार के लिए इंडिया भी है। इंडिया बेसिकली रिच कंट्री था, एकदम बढ़िया था, तो वहाँ पे धर्म प्रचार करेंगे, 10 लोग आएंगे वहाँ पे, तो वहाँ से ज़्यादा स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। इसमें 4 लोगों को बता दूँ, और 4 लोग एक अच्छी फैमिली से आ रहे हो, तो मेरी एजुकेशन चारों फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक है। इसको बोलते हैं माउथ फेमसिंग, ठीक ना, माउथ के द्वारा फेमस होना। एक होता है पोस्टर लगा लगा फेमस होना, एक होता है माउथ के द्वारा फेमस होना। तो लोग इंडिया में प्रचार करने इसलिए आते थे क्योंकि इंडिया रिच कल्चर था, यहाँ पे बहुत सारी दुनिया से कई जगह से लोग आते थे इंडिया में, है ना। तो अगर इंडिया वाले क्रिश्चियनिज्म जानते रहेंगे, तो इंडिया में जब कहीं और अफ्रीका से लोग आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से लोग आ रहे हैं, तो वो भी क्रिश्चियन के बारे में कहीं ना कहीं जान जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इंडिया में लोग धर्म प्रचार करने आते थे, और इंडिया एक रिच कल्चर था, ठीक है। तो इस तरीके से, तो माउथ वॉशिंग होती है, इसको बोलते हैं माउथ के द्वारा प्रचार हो जाना, ठीक है। तो ये भी प्रिंटिंग का इतिहास था इंडिया में। आगे चलते हैं। फ्रॉम 1780 इंग्लिश प्रिंटिंग स्टार्टेड इन इंडिया बाई जेम्स अगस्टस हिकी। 1780 में इंग्लिश प्रिंटिंग भी इंडिया में स्टार्ट हो गई, ठीक ना। अभी तक ये लोकल लैंग्वेज में चल रहा था ये सब, ठीक ना, ताकि लोकल लोग पढ़ पाए।
अब इंग्लिश लैंग्वेज भी इंडिया में इंट्रोड्यूस हो गई तो कब 1780 में, कब 1780 1780। प्रिंटिंग स्टार्ट इन इंडिया बाय जेम्स अगस्टस हिकी, जेम्स अगस्टस हिकी, JAH, ठीक है, जेम्स अगस्टस हिकी। इंग्लिश मैगजीन इन्होंने स्टार्ट किया जो वीकली मैगजीन थी, वीक में आती थी, ठीक ना। बंगाल गैजेट, इसका नाम क्या था, बंगाल गैजेट। क्या नाम था, बंगाल गैजेट। बंगाल गैजेट दो थे, आप देखिए अभी आ रहे हैं आगे। बंगाल गैजेट पब्लिश एडवर्टाइजमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड स्लेव गॉसिप विच डिक्रीज ईस्ट इंडिया कंपनी इमेज, ड्यू टू दिस वारेन हेस्टिंग पुट देम इन जेल, ठीक है। तो बंगाल गैजेट एक मतलब देखो, एक तो बंगाल गैजेट किसने छापा, हिक्की ने। किसने छापा, हिक्की ने। तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में छपता था, जेम्स अगस्टस ने छापा। दूसरा बंगाल गैजेट था पब्लिक एडवाइजर, यही वाला जेम्स बंगाल गैजेट पब्लिश एडवर्टाइजमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड स्लेव। ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली इंडिया को गुलाम बनाई थी, है ना। तो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट और स्लेव के बारे में ईस्ट इंडिया कंपनी की खराबियों को और गुप्तचरी बातों को ये छापते थे, कौन, बंगाल गैजेट वाले। तो इस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी की इमेज क्या हो रही थी, खराब हो रही थी। तो उतने समय गवर्नर जनरल कौन थे, वारेन हेस्टिंग थे। इंडिया में कौन पोस्टेड थे उतने समय, ब्रिटेन का कौन सा अधिकारी पोस्टेड था जो पूरी सब चीजों को कंट्रोल करता था, वारेन हेस्टिंग। उतने समय कौन पोस्टेड था, वारेन हेस्टिंग। तो इसने क्या कर दिया, इससे ईस्ट इंडिया कंपनी की इमेज खराब हो रही थी। और पोस्ट, हाई पोस्ट पे कौन बैठा था, वारेन हेस्टिंग। तो उसके ऊपर फोन आ रहा था कि भैया तुम क्या कर रहे हो, ये उल्टा सीधा छाप रहा है तुम्हारे बारे में, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, और आप बैठ के देख रहे हो। तो इसको गुस्सा लगी और इसने क्या कर दिया, हिक्की को जेल में बंद कर दिया, है ना। क्योंकि ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, बेसिकली ड्रेन ऑफ वेल्थ कर रही थी। तो ये उसकी सारी बातों को सच सच छापने लगा पेपर में, इंडिया वाले पढ़ने लगे, उसको ज़्यादा बिकने लगा और वो अपना पैसा कमा रहा था। इससे किसकी इमेज खराब हो रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की, क्योंकि एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा था, इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा था, एक्सपोर्ट कम हो रहा था, ठीक ना। इंपोर्ट ज़्यादा कर रहा था। ये दो प्रॉब्लम बेसिकली मतलब सारे जो हमारे यहाँ के प्रोडक्ट जो बनते थे उनको इसने क्या कर दिया, तहस नहस कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसे घड़े हो गए, मखमल हो गए, ये सब इंडिया के बहुत टेक्सटाइल बहुत ज़्यादा फेमस थे सूरत वगैरह के। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी इसको धीरे धीरे क्या कर दिए, सब खत्म कर दिए। इस पर ज़्यादा टैक्स वगैरह लगा लगा के इसको क्या कर दिए, एकदम खत्म कर दिए। लोग मतलब कि एकदम इंडिया को नष्ट करने की कगार पे लगा दिए इसने। और मेड हैंडमेड मतलब जो मशीन से बनती थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ ही गया था यूरोप में, वहाँ से चीज़ें मंगवा कहाँ लाते थे, इंडिया में लाते थे। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में कौन सारी चीज़ें छापने लगा था, ये बंगाल गैजेट। इस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी चीज़ें क्या हो रही थी, उजागर हो रही थी। इस वजह से उसकी इमेज क्या हो रही थी, खराब हो रही थी। स्लेब, ईस्ट इंडिया कंपनी स्लेब्स को क्या कर लेती, लोगों को खरीद लेती थी और उनसे काम करवाती थी, ना, उनको पर अत्याचार करती थी। ये भी उसने छापना शुरू कर दी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की इमेज क्या हो रही थी, डाउन हो रही थी, इमेज पे धब्बा लग रहा था। इस वजह से वारेन हेस्टिंग ने इनको एक क्या कर दिया, जेल में बंद कर दिया। बंगाल गैजेट की थोड़ी सी कहानी। इन लास्ट 18th सेंचुरी इंडियन न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स स्टार्ट पब्लिशिंग, मतलब 18th सेंचुरी आते आते इंडियंस ने अपने खुद के प्रेस वगैरह स्टैब्लिश कर लिए, न्यूज़पेपर वगैरह, ठीक है। एंड फर्स्ट वीकली न्यूज़पेपर वाज बंगाल गैजेट, याद रखिएगा। जो हिक्की ने स्टार्ट किया था वो वीकली मैगजीन थी, उसका नाम बंगाल गैजेट था। जो इंडियस ने स्टार्ट किया था वो न्यूज़पेपर था, बंगाल गैजेट, ठीक ना। किसने स्टार्ट किया था, बाई गंगाधर भट्टाचार्य, गंगाधर भट्टाचार्य, ठीक ना। वीकली, वो भी वीकली था, ये भी वीकली है, वो भी वीकली था, ये भी वीकली है। लेकिन अगस्तस का जो था वो वीकली मैगजीन थी, और ये भट्टाचार्य का जो था, गंगाधर भट्टाचार्य का, ये जो था वीकली न्यूज़पेपर था। वीकली गैजेट, बंगाल गैजेट उसका भी नाम, बंगाल गैजेट इसका भी नाम। वो न्यूज़ मैगजीन थी जो क्या बोलते हैं इंग्लिश में था, और ये वाला क्या था, न्यूज़पेपर था। उसने क्या किया, उसको वारेन हेस्टिंग ने उसको जेल में बंद किया, क्योंकि उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की इंपोर्ट एक्सपोर्ट और स्लेव की जानकारी बाहर पब्लिक में डाल दी। 18th सेंचुरी तक इंडियन न्यूज़पेपर जर्नल से स्टार्ट हुए। फर्स्ट वीकली न्यूज़पेपर बंगाल गैजेट बाय गंगाधर भट्टाचार्य, ठीक ना। क्लोज टू राजा राम मोहन रॉय, ठीक ना। राजा राम मोहन रॉय की क्या थे, क्लोज थे। तो आई होप यहाँ तक आपको ये वाला इंडिया का भी इंट्रोडक्शन प्रिंट का समझ में आया होगा, ठीक है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए हौले हौले आगे बढ़ते रहिए, लिखते रहिए, समझते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दुनिया पे कब्जा बनाते रहिए, दुनिया पे कब्जा बनाते रहिए, ठीक है। बेसिकली थोड़ा सा आप पढ़ना ज़्यादा है, 2 दिन गैप हो गया, ठीक है, क्योंकि थोड़ी अप डाउन होते रहते हैं ज़िंदगी में। थोड़ा तबीयत ख़राब ज़्यादा हो गई थी 2 दिन, ठीक है,
इस वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, पर अब थोड़ा कवर कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। 2 दिन आराम किए हैं आप लोग, तो 3 दिन थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है आप लोगों को, है ना। तो थोड़ा सपोर्ट दिखाइए और पढ़ना शुरू करिए। और आपको होमवर्क मिला होगा SST का, ठीक है, कि 19 को क्या पढ़ना है, 20 को क्या पढ़ना है, 21 को क्या पढ़ना है, 22 को क्या पढ़ना है, 23 को क्या पढ़ना है। 24 और 25 को आपका टेस्ट है ना। आप ये सुने ही होंगे, नहीं जानते ही होंगे, पढ़े ही होंगे, ठीक है, जो भी है। तो उसके लिए एकदम तैयार रहना, है ना। मुँह उठा के ऐसे नहीं चले आना कि भैया दिवाली कौन पढ़ेगा, ये सब ना बताना, ठीक है। एक्सक्यूजेस वर नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है। तो ये एक टॉपिक कवर हो गया, मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के दुखिए। तो अब हम देखेंगे 9th टॉपिक, ठीक है। एक्सप्लेन समथिंग अबाउट रिलीजियस रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट ऑफ 19th सेंचुरी इन इंडिया। क्या रिलीजियस रिफॉर्म और डिबेट के बारे में बताइए 19th सेंचुरी इंडिया में स्टार्ट हुआ, ठीक है। यूरोप में हमने देख लिया था, अब हमको वहाँ देखना है इंडिया में, इंडिया वाले पार्ट में एंट्री मार दी हमने। देखते हैं रिलीजियस रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट स्टार्टेड पब्लिकली एंड प्रिंटिंग। कह रहा है रिलीजियस रिफॉर्म होने लगे, मतलब कि स्टार्ट हो गया, और पब्लिकली में ये डोमेन, पब्लिक डोमेन में ये क्या होने लगे, पब्लिकली मतलब छपने भी लगे, और डिबेट स्टार्ट हो गई पब्लिक डोमेन में, ठीक है ना, जैसे होता नहीं चौराहे पे वैसे। ह्यूज पब्लिक पार्टिसिपेट इन डिस्कशन लीड टू कंट्रोवर्सी। बहुत ज़्यादा लोग डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने लगे, जिससे क्या वो कंट्रोवर्सी होने लगी, ठीक ना, वाद विवाद होने लगे। जब वो कहेंगे ये सही है, वो कहेगी ये सही है, ये कहेगा वो सही, 4 लोग ये कहेंगे, 4 लोग वो कहेंगे, मतलब इससे क्या हो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। नहीं हम सही हो गया, हम सही हो गया, मतलब कोई झुकने को तैयार नहीं होता समाज में, ठीक है। सब लोग सोचते हैं कि हम जादूगर, वो सोचता है हम जादूगर, वो सोचते हैं हम बड़ा जादूगर, वो सोचता है हम। तो इससे क्या वो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई, ठीक ना। जैसे वीडियो इमोलेशन, वीडियो सती, जो जिसकी पति मर जाता था उनको क्या कर दिया जाता, साथ में जला दिया जाता था औरतों को। तो ये वीडियो इमोलेशन, इस प्रथा सती प्रथा बेसिकली बोलते थे। तो इसको क्या किया गया, खत्म किया गया, किसके द्वारा, बेंटिंग के द्वारा 1829 में। कुछ लोग इसके पक्ष में थे, कुछ लोग इसके क्या थे, विरोध में, कहें सही है, कुछ लोग कहें कि नहीं औरतों को जला देना, जैसे पति मर जाए तो ठीक ना सही है, कुछ लोग कहें नहीं गलत है, क्यों बच्चे को जलाओ गया, ऐसा होता था। तो कुछ लोग पक्ष में, कुछ लोग विपक्ष में, तो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। दूसरा इसी में था मोनोथिज्म। कुछ लोग कहते थे एक भगवान है, कुछ लोग कहते बहुत भगवान है ना। तो इसमें भी वन गॉड, इसमें भी कंट्रोवर्सी स्टार्ट होने लगी। तो कोई मानने को तैयार नहीं था, बेसिकली सब लोग अपने अपने सुपीरियर फॉर्म को दिखा रहे थे। सो रिफॉर्मर प्रिंट देयर आइडियाज इन वर्नाकुलर लैंग्वेज फॉर वाइडर कवरेज। इसका फायदा कौन उठाना चाहते थे, प्रेस वाले। कौन उठाते हैं, प्रेस वाले। न्यूज दिखा, देखिए क्या बोला, देखिए क्या बोला, और उनको क्या मिलती है, व्यूज मिलते हैं, और फिर उनका पैसा। तो ये पुराने जमाने से आया था, मीडिया हमेशा फायदा उठाती है, ठीक ना। झगड़े का फायदा कौन उठा लेते हैं, मीडिया, मीडिया और डॉक्टर और वकील, ठीक ना। इन तीनों के झगड़ों में फायदा हो जाता है। तो इसी में एग्जाम्पल है राजा राम मोहन राय का, ठीक ना। इन्होंने एक प्रेस छापी जिसका क्या नाम था, संवाद कौमुदी, क्या नाम था, संवाद कौमुदी फॉर एबोलिशन ऑफ सती प्रथा। ये सती प्रथा के विरोध में रहते थे राजा राम मोहन राय, और उसके लिए एक इन्होंने क्या किया, एक मैगजीन स्टार्ट की जिसको बोला गया संवाद कौमुदी, ठीक है, ताकि इससे लोगों तक जाए कि भाई सती प्रथा क्यों खराब है। सारे ओपिनियन, अपने सारे आइडियाज इन्होंने प्रिंट करके छापते थे। इन्हीं के अपोजिशन में थे हिंदू ऑर्थोडॉक्स, जो पुराने विचार वाले हिंदू होते, ठीक ना, कट्टर हिंदू, मुझे कुछ भी हो जाए मतलब बदलाव नहीं चाहिए। 1821 में इन्होंने क्या इनके विरोध में स्टार्ट कर दिया, समाचार चंद्रिका। किसके, संवाद कौमुदी के अपोजिशन में कौन सा पत्रिका चालू किया गया, समाचार चंद्रिका, ठीक है। अलग से पेपर इन्होंने छापना शुरू कर दिए कि नहीं राजा राम मोहन राय गलत है, हम लोग सही है, सती प्रथा रहनी चाहिए। अपोज ओपिनियन ऑफ मोहन राय, ठीक ना। ये सती प्रथा के पक्ष में थे, ये सती प्रथा के विरोध में थे, कंट्रोवर्सी स्टार्ट थी, ठीक ना। और वाइडर कवरेज हो रहा था, फायदा भी हो रहा था सब लोगों, कई लोगों को नुकसान भी हो रहा था। 1822 में इसी प्रकार 2 पर्सियन न्यूज़पेपर पब्लिश, जमे जमे ए जहान नामा, जमे ए जहान नामा, ठीक है, जमे ए जहान नामा पहला था। दूसरा शमसुल अकबर, 2 छापे गए जो ऐसे ही मतलब मुस्लिम के लोगों को पक्ष दिखाते थे, मुस्लिम की जो वो थी वो दिखा रहे थे कि मुस्लिम कैसे ठीक है, ठीक है। 1812 में गुजराती न्यूज़पेपर पब्लिश, दैट इज बॉम्बे समाचार। बॉम्बे समाचार 1812 में पब्लिश हुए, जो ये भी कंट्रोवर्सी को कवरेज करता था, ठीक है। तो ये लोग भी बिक रहे थे बढ़िया आराम से, प्रेस वाले फायदा हो रहा था। रोल ऑफ प्रिंट एमंग हिंदू पीपल इन 19th सेंचुरी। रोल, प्रिंट का रोल हिंदू लोगों में कैसे प्रभाव डाला, ये देखना है बेसिकली।
उसी में टॉपिक है, ठीक। तो इसमें रिलीजियस प्रिंट इन वर्नाकुलर लैंग्वेज, ठीक ना। रिलीजियस प्रिंट मतलब अगर आपको ज़्यादा कवरेज चाहिए तो वर्नाकुलर लैंग्वेज में होना ही चाहिए, ठीक ना। आपकी बातें किसमें होनी चाहिए, वर्नाकुलर मतलब लोकल लैंग्वेज होनी ही चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड लैंग्वेज कुछ लोग समझ पाते हैं और लोकल लैंग्वेज वर्नाकुलर लैंग्वेज ज़्यादा लोग समझ पाते हैं। और वर्नाकुलर लैंग्वेज को जो स्टैंडर्ड समझ रहा है वो वर्नाकुलर समझ ही जाता है, ठीक ना। स्टैंडर्ड वाला जो होता है वो वर्नाकुलर कठिन भाषा भी समझ जाएगा, आसान भाषा भी समझ जाएगा, लेकिन आसान वाले को आसान भाषा में ही डिलीवर करना पड़ता है कंटेंट, अदरवाइज वो क्या कर देगा, स्किप कर देगा। तो यही था कि प्रदेश वालों की चीजें पता थी। जब रिलीजियस प्रिंट इन वर्नाकुलर लैंग्वेज, तो इन्होंने किसमें छापना शुरू किया, लोकल लैंग्वेज और वर्नाकुलर लैंग्वेज में। इसमें 3 एग्जाम्पल है कि हिंदू में क्या रोल था, हिंदुज्म में 1810 का है, 1850 का है, 1880 का। 1810 में फर्स्ट प्रिंट ऑफ रामचरितमानस केम आउट इन अवधि। जो रामचरितमानस थी पहले संस्कृत में थी, किसमें थी, संस्कृत में, तो उसको कम लोग समझ पाते थे, कम लोग पढ़ पाते थे, इसलिए 1810 में फर्स्ट प्रिंट आया रामचरितमानस का अवधि भाषा में। जो इतनी समय रामायण वगैरह जो यूज होती है ना, सिया राम में सब जग जानो करो प्रणाम जो युग पानी, है ना, ये सब चीजें जो आती है, जो रामायण होती है आपके घर में भी होती होगी, वो कौन सी अवधि भाषा वाली होती, संस्कृत भाषा वाली नहीं होती, ठीक ना, क्योंकि उसको सुनने में भी अच्छा लगता है और एक सॉन्ग का आउटपुट आता है, रिदम का आउटपुट आता है, राइमिंग बनती है इससे, ठीक है। तो इस वजह से 1810 में पहली रामचरितमानस छापी गई, समझ में, अवधि लैंग्वेज में, प्रिंटेड फॉर्म में, ठीक ना। तुलसीदास तो लिख के चले ही गए थे। 1850 में चीप लिथोग्राफिक एडिशन फोल्डेड इन नॉर्थ इंडियन मार्केट। चीप जो सस्ते ग्रंथ थे वो भी क्या हो गए, सस्ते मतलब जो ग्रंथ सस्ते नहीं होते, मतलब जो ग्रंथ को छाप, पहले कैसे मैन्युस्क्रिप्ट महंगी थी तो उसको छाप छाप के लिथोग्राफी चीप में सस्ते में लाया गया, ठीक ना। तो 1850 में ये मार्केट में तरने लगी सस्ती किताबें, ठीक है, धर्म के हिसाब से हिंदू धर्म के जो किताबें थी वो सस्ती हो गई 1850 आते आते। 1880 एक पर्टिकुलर प्रेस ही बना दिया गया, जैसे वहाँ पे था ना यूरोप में बच्चों की किताबों के लिए 19th सेंचुरी में एक प्रेस ही डिवोटेड कर दिया गया कि केवल ये प्रेस बच्चों के लिए छापेगा। तो वैसे यहाँ पे था नावल प्रेस लखनऊ में बनाया गया, वेंकटेश्वर प्रेस बॉम्बे में बनाया गया, जो भक्ति किताबें ही छापते थे, ठीक ना। नावल प्रेस लखनऊ में था, वेंकटेश्वर प्रेस बॉम्बे में था, ठीक है। तो ये तीनों वर्जन थे हमको हिंदुज्म में प्रिंट का वो देखने को मिला, 1810, 1850, 1880, ठीक है। अब हम देखते हैं मुस्लिम, रोल ऑफ प्रिंट इन मुस्लिम पीपल इन 19th सेंचुरी। मुस्लिमों पर क्या प्रभाव पड़ा इसका, कैसे प्रिंट ने उनके अंदर क्या बदलाव लाया, क्या सोच लाया, कैसे उन्होंने इसका उपयोग किया प्रिंट का, ठीक है। तो इन नॉर्थ इंडिया मुस्लिम फियर्ड फ्रॉम कॉलोनियल रूल दैट दे इनकरेज कन्वर्जन फ्रॉम मुस्लिम टू क्रिश्चियन। नॉर्थ इंडिया बेसिकली जो मुस्लिम थे वो डर रहे थे क्योंकि नया शासन आ गया था, अभी तो इनका मुस्लिमों का शासन चल रहा था इंडिया में, इनको कोई दिक्कत ही नहीं थी, ये भयानक कन्वर्जन करा रहे थे अपने जो करवा रहे थे। लेकिन जब जो चोर होता है ना उसको चोर से डर लगता है, तो मुस्लिम भी ऐसे ही थे और शुरू में नॉर्थ इंडिया में इनको क्या करवाया, कन्वर्जन करवाया। अब कौन आ गए थे, अंग्रेज आ गए थे, इनको लगा जैसे हमने कन्वर्जन करवाया अब ये ना करवाएं, इस वजह से मुस्लिम डर रहे थे, ठीक है। पहला पॉइंट ये कहते हैं नॉर्थ इंडिया मुस्लिम फियर फ्रॉम कॉलोनियल रूलर दैट दे इनकरेज कन्वर्जन फ्रॉम मुस्लिम टू क्रिश्चियन। उन्होंने हिंदुज्म से मुस्लिम में कन्वर्जन करवाया था, तो अब कौन आ गया, क्रिश्चियन आ गए थे, अंग्रेज बेसिकली क्या थे, क्रिश्चियन। तो ये किस में कन्वर्ट कराएंगे, मुस्लिम को किस में कन्वर्ट करवा देंगे, क्रिश्चियन में। ऐसा कौन सोच रहा था, मुस्लिम। तो इन्होंने प्रिंट का कैसे उपयोग किया, देखिए। सो मुस्लिम उलेमा मतलब गुरु, टीचर, ठीक है। तो मुस्लिम जो गुरु थे, टीचर थे, मुस्लिम टीचर्स स्टार्ट पब्लिशिंग पर्सियन उर्दी हॉली बुक मतलब धार्मिक ग्रंथ छापना शुरू कर दिए, रिलीजियस न्यूज़पेपर स्टार्ट कर दिए, सो दैट मुस्लिम कैन नॉट इन्फ्लुएंस बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट। इन्होंने मतलब कि छापना शुरू कर दिए धार्मिक किताबें और धार्मिक न्यूज़पेपर, ताकि मुस्लिम पीपल जो है उससे अंग्रेजों से मोटिवेट ना हो, ठीक ना, उनके इन्फ्लुएंस में ना, उनकी बातों में ना आए और अपने धर्म के प्रति क्या रहें, जागरूक रहें। इवन मुस्लिम स्टार्ट ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड एज देवबंद सेमिनार, ठीक ना। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन भी स्टार्ट किया, बुक तो छाप ही दिए थे, न्यूज़पेपर तो छाप ही रहे थे, साथ में इन्होंने क्या स्टार्ट किया, ऑर्गेनाइजेशन, जिसको क्या बोला गया, देवबंद। आज भी देवबंद मदरसा है यूपी में, ठीक ना, आप गूगल करेंगे बड़ा मदरसा आएगा, वहाँ पे इनका लाइब्रेरी चलता है, कोचिंग चलता है, स्कूल चलता है, कॉलेज चलता है, मतलब एक पूरा पार्टिकुलर एक डिस्ट्रिक्ट में सब कुछ अवेलेबल करा दिया है देवबंद मदरसा, ठीक है। तो योगी जी को वहाँ से लड़ाने के बाद भी चल रही है 2027 में तो देखते हैं क्या होता है, पता नहीं। हु पब्लिश फतवा,
तो इसमें क्या जारी करता था, फतवा ऑर्डर जारी करता था कौन, देवबंद मदरसा। एंड एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ मुस्लिम डॉक्ट्राइन, जो मुस्लिम में जो बातें होती थी उसकी बातों क्या करती थी, एक्सप्लेन करता था उसकी मीनिंग को, ताकि लोग समझ सकें, ठीक है। तो इस तरीके से मुस्लिम में प्रभाव पड़ा, इस तरीके से हिंदुज़म में प्रभाव पड़ा, इस तरीके से सारी चीज़ें हो रही थी, ठीक है। ड्यू टू प्रिंट मैनी आर कनेक्टेड एंड फ्यू कॉन्फ्लिक्ट आल्सो अपीयर इन इंडिया, प्रिंट की वजह से बहुत लोग कनेक्ट भी हुए, ठीक ना, 1857 का रिवोल्यूशन भी हुआ, ठीक है। इसी की वजह से लोग पढ़ पढ़ के मतलब जागरूक भी हुए, ठीक है। और कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिला काफ़ी, है ना, हिंदू मुस्लिम ये इसमें, ठीक है। तो कुछ चीज़ें अच्छी भी होती हैं, कुछ चीज़ें खराब भी होती हैं। ये हमारा 9 टॉपिक भी कवर होगा, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए वेट। तो अब हम देखेंगे टॉपिक नंबर 10, ठीक है। अब तक हमने फर्स्ट 9 टॉपिक कवर कर लिया, अब ये टॉपिक नंबर 10 देखेंगे, इसके बाद 11 टॉपिक, आखिरी टॉपिक, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, एक्सप्लेन समथिंग अबाउट न्यू फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन इन इंडिया। बेसिकली कहता है डाइवर्सिफिकेशन इन इंडिया बताइए, ठीक ना, डाइवर्सिफिकेशन कैसे हुआ, कैसे वोमेन तक पहुँचे, लिटरेचर कैसे वर्कर तक पहुँचा लिटरेचर, ठीक है। उसके बाद कैसे ने पूरी ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी कैसे इसने कवर कर लिए, ठीक है। तो ये न्यू फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन था, तो यही हम कवर करेंगे। इन इंडिया डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंटेड मटेरियल वर अपीयर्ड लाइक नॉवेल ऑफ वन लाइफ्स एक्सपीरियंस एंड इमोशन ईटीसी, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंटेड मटेरियल मार्केट में तैरने लगा, इंडिया में भी जैसे यूरोप में तैरने लगा था, ठीक है। नॉवेल्स जैसे ओन लाइफ, खुद के रिलेटेड लाइफ्स होती थी, एक्सपीरियंस शेयर करने वाली नॉवेल्स, इमोशंस वाली, रिलेशंस वाली, ऐसी नॉवेल्स पब्लिक मार्केट में तैरने लगी, ठीक है। तो यही न्यू फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन। पहले कुछ लिमिटेड होते थे रिलीजियस बुक ये वो, अब क्या होता था खुद की लाइफ से रिलेटेड, एक्सपीरियंस से रिलेटेड, इमोशन से रिलेटेड, ये सारी चीजें, ठीक है। तो इमोशंस ईटीसी से नॉवेल आ चुकी थी, ठीक है, मार्केट में। अदर न्यू फॉर्म आर लिरिक्स, शॉर्ट स्टोरीज, एसेस विच बेस्ड ऑन लाइफ एंड इमोशंस, मतलब और भी नए फॉर्म्स हैं, जैसे लिरिक्स आते थे, ठीक है। लिरिक्स मतलब लिखे हुए वही, ठीक है, जिस गाने ऊपर बजते रहते हैं, नीचे लिखता रहता है ना, यूट्यूब वगैरह, वैसे उसे लिरिक्स बोलते हैं, ठीक है। जो राइटर्स वगैरह होते हैं लिखते हैं, उसके बाद फिर गाने गाए जाते हैं, तो उसे लिरिक्स बोला जाता है। शॉर्ट स्टोरीज, छोटी छोटी स्टोरीज आने लगी, एसेस आने लगे, है ना, निबंध वगैरह, विच बेस्ड ऑन लाइफ एंड इमोशंस, जो हकीकत की लाइफ वगैरह बेस्ड होते थे, ठीक ना, मतलब मन गढ़ंत भी होते थे और इमोशंस पे बेस्ड होते थे, ताकि इमोशंस खेला जाए लोगों के, ठीक है। तो ताकि लोग खरीदें पुस्तकें, ताकि क्योंकि इससे क्या होता है ना, एक लोग पढ़ते तो कहें बहुत अच्छी स्टोरी, तो उससे इमोशनली कनेक्ट होते हैं लोग, कैरेक्टर्स, ठीक ना, जैसे मूवी वगैरह आती है तो लोग इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, तो यही है। तो इमोशनली कनेक्ट कर रहा था कौन, पब्लिकेशन। बाई इन ऑफ 19th century न्यू विजुअल कल्चर वाज टेकन शेप, 19th century के आखिर तक नया विजुअल कल्चर आया, मतलब पेंटिंग आ गई, क्या आ गई मार्केट में, पेंटिंग। बुक भी चल रही थी, साथ में पेंटिंग भी आने लगी, फोटो वगैरह, ठीक ना, बुक में छप के। विद द हेल्प ऑफ पेंटिंग इवन लेस एजुकेटेड पीपल कुड इजिली अंडरस्टैंड बुक्स, वही चीज़ें जो यूरोप में हमने देखी थी ना, जैसे लाइट क्लास पढ़ रहा था और गरीब लोग, लेस एजुकेटेड लोग कम पढ़ रहे थे, तो इस वजह से पेंटिंग भी लगाई गई बुक में, ताकि और ज़्यादा ये क्या हो, कवरेज करे। एस राजा रवि वर्मा इंडियन फेमस पेंटर, राजा रवि वर्मा एक फेमस पेंटर थे, ठीक है। बाई 1870 कार्टून्स वर पब्लिश इन जर्नल्स एंड कमेंटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल इशूज, 1870 तक कार्टून वगैरह बना के मतलब पब्लिश करने लगे मैगजीन वगैरह में, और वो किस पे इंडिकेट करते थे, पॉलिटिकल और सोशल इशूज पे, पॉलिटिकल और सोशल इशूज पे, है ना। वुमेन एंड प्रिंट, अब हमें देखना है वुमेन और प्रिंट, महिलाओं का तो रोल है ही सोसाइटी में, तो हमें क्या देखना है, वुमेन एंड प्रिंट। लाइफ एंड फीलिंग ऑफ वुमेन बिगेन टू रिटन, स्पेशली वुमेन फ्रॉम मिडिल क्लास, है ना, लाइफ एंड फीलिंग्स वुमेन की लिखी जाने लगी, महिलाएं कैसे सोचती हैं, कैसे उनकी लाइफ है ना, कैसे उनकी जिंदगी, इन पे चीज़ें लिखी जाने लगी, तो लोगों को इंटरेस्ट आने लगा। स्पेशली वुमेन फ्रॉम मिडिल क्लास होम ऑल्सो बिगेन रीडिंग बट ऑल फैमिलीज वर नॉट लिबरल, है ना, मतलब महिलाएं भी जो मिडिल क्लास की थी वो भी पढ़ना शुरू कर दी थी, लेकिन सभी फैमिली लिबरल नहीं थी, सब लोग पढ़ने नहीं देते थे, कुछ लोग पढ़ने देते, कुछ लोग नहीं पढ़ने देते थे। उसका एग्जाम्पल आगे देखिए, कंजर्वेटिव हिंदूज बिलीव दैट लिटरेट गर्ल वुड विडो, जो पुराने दिमाग के लोग थे, पुराने सोच के लोग थे हिंदूज में, वो कहते थे अगर लड़कियां पढ़ ली तो उनके पति क्या हो जाएंगी, पति डेथ हो जाएगी और वो क्या हो जाएगी, विडो हो जाएगी। ऐसा भ्रम फैला के सोसाइटी में रखा था, बताओ। ऐसा होने लगे, फिर आज तो सब लोग क्या होते हैं, जो विडो ही होते हैं, है ना। लेकिन अब क्या ही कहें, कुछ लोग
छोड़ो हटाओ जाने दो। कंजर्वेटिव हिंदू बिलीव दैट लिटरेट गर्ल वुड विडो थे, क्या थे जी, विडो, है ना। और मुस्लिम फियर दैट एजुकेटेड वुमेन बिकम करप्टेड बाय रीडिंग उर्दू रोमांस, है ना, उर्दू रोमांस। तो लाइफ एंड फीलिंग ऑफ वुमेन हमने देख लिया था, ठीक है। आगे चलते हैं। कंजर्वेटिव हिंदूज क्या सोचते थे कि अगर लड़कियां पढ़ ली तो वो विधवा हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, विधवा। ऐसे खौफ फैलाया गया था सोसाइटी में ताकि लड़कियां पढ़े ना, लड़कियां पढ़ेंगे नहीं तो कम दिमाग के रहेंगी, बकलोल रहेंगी, उनको जैसे चाहे यूज करिए, ठीक है। मतलब उनसे भयानक काम करवाइए, जो हो सब करवा लीजिए, और दिमाग उनका कम रहेगा तो वो कुछ कर भी नहीं पाएंगे, बिजनेस भी नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, तो गोबर रह जाएंगे। बेसिकली ये कौन सोचते थे, कंजर्वेटिव हिंदूज। मैं नहीं सोचता था, मैं सोचता हूँ, ठीक है। अगली कहानी चलते हैं। मुस्लिम फियर्ड दैट एजुकेटेड वुमेन बिकम करप्टेड बाय रीडिंग उर्दू रोमांस। जो मुस्लिम्स थे वो, उनको क्या लगता था कि अगर महिलाएं पढ़ लिख लें तो वो क्या हो जाएंगी, भ्रष्टाचारी हो जाएंगी, ठीक ना, अगर उर्दू रोमांस उन्होंने पढ़ लिया तो। इसलिए वो भी, मुस्लिम भी क्या करते थे, उनको पढ़ने लिखने नहीं देते थे। एग्जाम्पल इसका दिया हुआ है कैसे कैसे कहाँ कौन से दौर थे, ठीक ना। तो 1860 में कैलाश भासनी देवी थी, रॉट बुक विच हाईलाइट द एक्सपीरियंस ऑफ वुमेन एट होम प्रीवेडली। कैलाश भासनी ने 1860 में किताब लिखी जिसमें वो बताई कि एक महिला के साथ घर में कैसे व्यवहार किया जाता है, उसको कैसा गलत व्यवहार उसके साथ किया जाता है, ठीक है। ये कौन लिखी, कैलाश भासनी ने। कब लिखा, 1860 में, ठीक है। हिंदू प्रिंटिंग बिगेन फ्रॉम 1870। हिंदू प्रिंटिंग एक थी, वो पूरा लिखना शुरू कब, 1870 में। लार्जली डिवोटेड टू एजुकेशन ऑफ वुमेन, विडोहुड एंड रीमैरिज। मतलब ये किसके बारे में ज्यादा कवर करती थी, एजुकेशन ऑफ वुमेन और विडोहुड, मतलब जो विधवा औरतें थी उनके लिए, और रीमैरिज, मतलब बेसिकली सब पे रोक था। विडो मैरिज, जो विधवा हो जाती तो उनको कहीं बुलाया नहीं जाता सोसाइटी में। ये सारी चीजें वो कौन कवर करता था, हिंदू प्रिंटिंग कवर करती थी, ठीक ना। जो कब स्टार्ट हुई थी, 1870 में। 1860 वाला केस हमने देख लिया, कैसा कैलाश भासनी का एग्जाम्पल। दूसरा हमने 1870 वाला देख लिया, हिंदू प्रिंटिंग का। ये बेसिकली वुमेन्स की मतलब क्या स्थिति थी वो दर्शा रहा है ये हमको, ठीक है। और हमको पता भी चलता है क्या स्थिति थी। अगर ये प्रिंटिंग एंड कल्चर ना दिया होता इस चैप्टर में तो आप जान पाते कि हिंदूज क्या सोचते थे, मुस्लिम क्या सोचते थे महिलाओं के बारे में इंडिया में, है ना। अगला है स्त्री धर्म। इसी में एग्जाम्पल दिए, स्त्री धर्म विचार टू टीच हाउ वुमेन बिकम ओबीडियंट। स्त्री धर्म विचार करके एक पुस्तक आती थी उतनी समय, वो ये बताती थी कि एक महिला कैसे ओबीडियंट हो जाए, है ना, कैसे फॉलोवर हो जाए, कैसे मतलब एक अच्छी औरत बने। वो ये कौन बता, स्त्री धर्म विचार, ठीक है। कि कैसे वो बेसिकली अच्छी नौकर बन जाए, स्त्री धर्म विचार, है ना। बस यही कह रही थी। खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी पब्लिश चीप बुकलेट विथ सिमिलर मैसेज। ऐसी एक खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी थी, वो भी सिमिलर मैसेज को सर्कुलेट करती थी, छापती थी, ताकि एक अच्छी महिला, एक अच्छी मतलब महिला कैसे एक अच्छी नौकर बन सके। बेसिकली यही ये कह रहे थे, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें हम एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। रस सुंदरी देवी, एक एग्जाम्पल और एनसीईआरटी रखी हुई है जिसका नाम क्या था, रस सुंदरी देवी। नाम देखो कितना, रस सुंदरी देवी। रस सुंदरी देवी यंग मैरिड गर्ल इन ऑर्थोडॉक्स फैमिली सेक्रेटली रीड देयर चिल्ड्रंस बुक। मतलब उसको पढ़ने नहीं दिया जाता था, महिला शादी हो गई थी उसकी, तो वो अपने बच्चों की किताबें छिप छिप के पढ़ती थी। कौन है, रस सुंदरी देवी। एंड इन 1876 रॉट हर ऑटोबायोग्राफी अमर जीमान इन बंगाली लैंग्वेज। और देखो छिप छिप को पढ़ती थी, लेकिन अच्छी चीज थी, ठीक है। पढ़ने के लिए छिपना पड़ता, सोचो कितना भयानक समाज था जी, है ना। आज का समाज कितना वो हो गया। और आज बच्चों को पढ़ने के लिए कहते हैं तो पढ़ता ही नहीं कोई, है ना। लड़कियों को पढ़ने के लिए कहते तो सर दर्द करने लगता है, कहीं एक्स्ट्रा एक दो पीरियड ले तो बेहोश हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा कहीं कहीं देखने को मिलता, आप लोग ऐसे नहीं हैं। तो रस सुंदरी देवी छिप छिप के पढ़ती थी, और इन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी अपने बारे में लिखा, कब, 1876 में, जिसका नाम क्या था, अमर जीवन। और किस लैंग्वेज में, बंगाली लैंग्वेज में लिखा, ठीक है। और पांचवा एग्जांपल 1880 ताराबाई शिंदे रामाबाई राइट अबाउट विडो ऑफ अपर कास्ट फैमिली। अपर कास्ट की जो मतलब की विडो होती थी, विधवा होती थी, उनकी जिंदगी में क्या हो जाती थी, तबाह हो जाती थी। उनके बारे में कौन कवर किया, ताराबाई और रामाबाई। कब, 1880 में। ये बेसिकली वुमेन्स एंड पेरेंट कल्चर था, ये हमने देख लिया यहाँ तक। पहले देखा वो लाइफ एंड फीलिंग ऑफ वुमेन लिखना शुरू हुई, ठीक है। मिडिल क्लास, कैसे मिडिल क्लास की फैमिली ने थोड़ा सा प्रमोट किया, लेकिन सभी लोग प्रमोट नहीं किए। कंजर्वेटिव हिंदूज की क्या सोच थी, मुस्लिम की क्या सोच थी, है ना। कैलाश भासनी क्या किसके बारे में कवर की, हिंदू प्रिंटिंग किसके बारे में कवर की है, स्त्री धर्म विचार, एक महिला कैसे अच्छी नौकर बनी, इसके बारे में बताया गया। ओबीडियंट मतलब नौकर भी नहीं कह सकते हो, बेसिकली कुछ महिलाएं उजड़ टाइप की होती हैं,
चुड़ैल टाइप की, तो उनको मतलब कैसे कंट्रोल में किया जाए ये सब चीज़ें भी इसमें शायद लिखा रहा होगा ना, मैंने पढ़ा तो है नहीं इसे, ठीक है, अब पढ़ूंगा थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो कि इसमें क्या लिखा है, तो थोड़ा सा वाइड आइडिया मिलेगा इसलिए हम विचार के बारे में। और खालसा ट्रैक भी ऐसा ही सिमिलर मैसेज सर्कुलेट करता था। फिर ये दास सुंदरी देवी 1876 में कैसे अपने बच्चों की की किताब पढ़ती थी और अपनी किताब एक ऑटोबायोग्राफी लिख दी, कब, अमर जीवन बंगाली लैंग्वेज में 1876 में, ये हमने कवर कर लिया। 1880 में ताराबाई रामाबाई ने अपर कास्ट वुमेन, विडो वुमेन के बारे में कवर किया, कैसे उनको प्रॉब्लम होती है, क्या क्या होती है, लोग पढ़ते थे, ये सब पुस्तकें ऐसे सर्कुलेट हुई। अब हम देखें गरीबों के बारे में, किसके बारे में, गरीबों के बारे में, किसके बारे में, गरीबों के बारे में, किसके बारे में, प्रिंट एंड पुअर। प्रिंट मतलब जब तक गरीबों के पास नहीं पहुंचेगा तब तक प्रिंट सक्सेस नहीं है, समझ में आया। जब तक एक इंसान गरीबों को नहीं कवर कर पाता है तब सक्सेस नहीं। मैं कई बार आप लोगों से कहता हूँ कि अगर आपको कुछ चाहिए, अगर आपको कुछ चाहिए, अगर आपको कुछ चाहिए तो आपके साथ भीड़ होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, भीड़ होनी चाहिए। ये बात अपने दिमाग में सेट कर लीजिए आप, है ना। देखो ये हिस्ट्री से यही समय में पता चलता है, ठीक है। प्रिंट कल्चर देखो जापान में देखा, चाइना में देखा, हमने यूरोप में देखा, अब कहाँ देख रहे हैं, इंडिया में देख रहे हैं। भीड़ हर जगह चाहिए ही चाहिए, है ना। जो पब्लिशर होता है ना उसको क्या चाहिए, भीड़ चाहिए ही चाहिए। अगर भीड़ आपके साथ नहीं है तो आप मूर्ख हैं, क्या है, मूर्ख हैं। ऐसा मैं नहीं कहता, इतिहास कहता है, ऐसा मैं नहीं कहता, इतिहास कहता है, ऐसा मैं नहीं कहता। कौन कहता है, इतिहास कहता है, इसलिए इतिहास पढ़ाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। In 19th century, small book were brought in market and public libraries were set up. From early 20th century, expand the access of book. कह रहा है 19th सेंचुरी में स्मॉल बुक वर्क ब्रॉट इन मार्केट, छोटी छोटी किताबें मार्केट में आने लगी, पब्लिक लाइब्रेरीज सेट होने लगी। फ्रॉम 20th सेंचुरी एक्सपैंड द एक्सेस ऑफ बुक, मतलब 20th सेंचुरी आते आते बुक का भरमार आ गया, सागर आ गया, ठीक ना, मार्केट में। दिस वर कवरिंग द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ दैट टाइम, दैट इज कॉस्ट एंड डिस्क्रिमिनेशन। उतनी समय जो किताबें छपती थी पुअर्स वगैरह में, तो उसमें कास्ट एंड डिस्क्रिमिनेशन का मेजर रोल था, ठीक ना। जिस ट्रेंडिंग टॉपिक में क्या था, कास्ट एंड डिस्क्रिमिनेशन, तो बुकें भी किस पे लिखी जा रही है, कास्ट एंड डिस्क्रिमिनेशन पे। इसमें एग्जांपल दिया हुआ, एग्जांपल देख लेते हैं खटाखट हम लोग। ज्योतिबा फुले राइट गुलामगिरी, ज्योतिबा फुले एक आदमी थे, ठीक ना, नॉर्थ इंडिया के, साउथ इंडिया के थे। ज्योतिबा फुले राइट गुलामगिरी 1871 एंड टेल अबाउट इनजस्टिस ऑफ कास्ट सिस्टम, ठीक ना। ये किसके बारे में लिखे, कास्ट सिस्टम की इनजस्टिस, कैसे, मतलब कास्ट सिस्टम, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, अपर कास्ट वाले कैसे जो लोअर कास्ट वाले को सताते हैं, ये सब बेसिकली किसने कवर किया, गुलामगिरी में ज्योतिबा फुले ने। कब, 1871 में इनकी पुस्तक आई। दूसरा एग्जांपल था बी आर अम्बेडकर, रामास्वामी रॉट पावरफुली ऑन कास्ट एंड दे आर राइटिंग रीड बाय ऑल ओवर इंडिया। बी आर अम्बेडकर, रामास्वामी भी कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में लिखते थे, ठीक ना, कि भैया ये खराब चीजें हैं। ये बेसिकली कास्ट सिस्टम की वजह से इंडिया डिवाइड हुआ है, ठीक ना। अब किसकी वजह से डिवाइड हो रहा है, रिलीजन की वजह से। पहले कास्ट की वजह से डिवाइड हुआ, अब रिलीजन की वजह से डिवाइड होगा। अब ये चीजें आप देखने को मिलेगी, इसलिए बाहर की शक्तियां कहीं ना कहीं इंडिया पर प्रभाव डालती है ना। अब हमको किस बेसिस पे डिवाइड किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, ठीक है। पहले कास्ट सिस्टम तोड़ा गया, अब कास्ट में एक होना है तो अब किस में तोड़ना है हमको, हिंदू और मुस्लिम में। इससे क्या होती है ना, घर में अगर आपकी लड़ाई हो रही है तो बाहर आप जीत नहीं सकते हैं जंग, इसीलिए बाहर की शक्तियां क्या करती हैं, घर में लड़ाई करवा देती हैं और बाहर क्या करती हैं, ऐस। तो आप भी देखिए इस चीजों को, ठीक है। बी आर अम्बेडकर आप देखिएगा, आप घर में लड़ाई वड़ाई ना हो, ठीक है, अभी नहीं, बाद में, ठीक है। तो घर में शांति होना बहुत जरूरी होता है। बी आर अम्बेडकर, रामास्वामी रॉट पावरफुल ऑन कास्ट एंड दे आर राइटिंग रीड बाई ऑल, मतलब ये फेमस लोग थे जिनकी राइटिंग्स पूरे इंडिया में पढ़ा जाता था, ठीक ना, ऑल ओवर वर्ल्ड में पढ़ा जाता था। लेकिन ये इतना ही कवर किया तो इतना ही देख लेते हैं। काशी बाबा, एक कौन थे, बाबा काशी बाबा, wrote and published book in 1938 so link between caste and class exploitation, मतलब कास्ट क्लास एक्सप्लॉयटेशन भी होता था। बड़े क्लास जो होते हैं ना, मान लो लोअर कास्ट का कोई बड़ा आदमी बन गया तो उसके साथ भी अच्छे से व्यवहार नहीं करते हैं ये सब, ठीक है। कुछ लोगों के साथ अच्छे होते, कुछ लोग खराब, तो उसके एक्सप्लॉयटेशन, उसके बारे में भी शोषण किया जाता था, ठीक ना। तो इसका कौन कवर किया, काशी बाबा कवर किए। 1935-55 द पोएम ऑफ कानपुर मिल वर्कर ब्रॉट अंडर सुदर्शन चक्र कलेक्शन कॉल्ड सच्ची कविताएं, ठीक है ना। तो कानपुर के मिल वर्कर थे, उनकी क्या थी, सुदर्शन चक्र नाम की एक पुस्तक आई जिसको कलेक्शन क्या बोलते हैं, सच्ची कविताएं, ठीक है, वो पोएम के फॉर्म में लिखा था, ये भी कवर की गई। इन 1930 लाइब्रेरीज वाज सेट अप फॉर वर्कर इन बैंगलोर एंड बॉम्बे। 1930 तक बॉम्बे और बैंगलोर में भी लाइब्रेरी सेट कर दी गई, किसके लिए, वर्कर के लिए, किसके लिए, वर्कर के लिए और पुअर्स के लिए। तो ये प्रिंट एंड कल्चर किसको कवर कर लिए, पुअर को भी, यहाँ किसको कवर कर लिए, वुमेन्स को भी। तो लगभग पूरे सेक्शन को प्रिंट एंड कल्चर क्या कर रहा था, कवर, क्या कर रहा था, कवर। Hence we can conclude that new publication in become by diverse, क्या हो गया जी, डाइवर्स हो गया, चारों तरफ फैला दिए अपने हाथ। लो किताब चाहिए, लो जो कौन सी किताब की नाम बोलो, लो मतलब डाइवर्स हो गया एकदम से, ले जाओ जो किताब ले जानी है।
तो इससे क्या हुआ, पूरे सेक्शन एंड कवर ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, अब पूरे सेक्शन को कवर कर लिए, सब लोग पढ़ने लगे हैं। तो आप बताइए अब क्या प्रॉब्लम आएगी, सेंसरशिप वाली। कौन सी प्रॉब्लम आएगी, सेंसरशिप वाली, है ना, क्योंकि अब सब लोग पढ़ेंगे तो उल्टा सीधा छापेंगे, किसी को कोई रोक टोक नहीं है, सब छापते चले जाएंगे, दिक्कतें आएंगी। तो अभी इंडिया में भी क्या आया, सेंसरशिप, क्या आया, सेंसरशिप। तो हम देखेंगे सेंसरशिप इन इंडिया, उसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म, क्या हो जाएगा, खत्म। तो थोड़ा सा रुकिए आ रहा हूँ 1 मिनट में फिर से। आखिरी टॉपिक, ठीक है, जिसका नाम क्या है, एक्सप्लेन समथिंग अबाउट प्रिंट एंड सेंसरशिप इन इंडिया। प्रिंट और सेंसरशिप कैसे इंडिया में आया, ठीक है, ये देखना है हमें। सेंसरशिप बेसिकली चेकिंग, रुकावट, ठीक ना, कोई चीज़ बाहर निकल रही तो सेंसरशिप से निकलनी चाहिए, ठीक है। जैसे आप कुछ काम कर रहे हैं उसके पीछे क्या सेंसरशिप होता है, ठीक ना। जैसे स्कूल में टीचर पढ़ाता है तो उसके पीछे भी सेंसरशिप होता है, ठीक ना, कैमरा होता है, और बच्चे होते हैं इटसेल्फ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आपके पक्ष में होते हैं, लेकिन वो एक्चुअली किसके पक्ष में होते हैं, इंस्टीट्यूशन के पक्ष में होते हैं, ठीक है। तो आपको सोच समझ के सारी चीज़ें बोलनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सेंसरशिप होता है, चेकिंग होता है। तो ऐसे ही अखबार में भी क्या लगाया गया, सेंसरशिप, किसके द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो वही हमें देखना है। बिफोर 1978 कॉलोनियल गवर्नमेंट नॉट सेंसर्ड बट लेटर इंग्लिशमैन इन इंडिया क्रिटिसाइज द कंपनी मिसरूल। शुरुआत में कोई भी सेंसरशिप नहीं थी इंडिया में प्रेस के ऊपर, क्योंकि एकदम फ्री चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। लेकिन बाद में इंग्लिशमैन जो अंग्रेज रहते थे इंडिया में, बेसिकली जिनको कम मुनाफा होता था, वो किसके ऊपर आवाज उठाने लगे थे, किसके खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, है ना। कुछ अंग्रेज के खिलाफ ही बोलने लगे कि भैया घूस लेती है, ज़्यादा पैसा खा जाती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को पैसा नहीं देती है, क्योंकि ये कंपनी रूल कर रही थी इंडिया में। पैसा किसको दे रही थी, गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट के बेसिस पे ये रूल कर रही थी इंडिया में। तो ये कुछ इंग्लिशमैन किसकी खराबी बताने लगे, ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कही भैया ये बहुत खतरनाक बात है, अपने ही लोग अपने विरोध में जा रहे हैं, इसलिए क्या लगाना चाहिए, कुछ सेंसरशिप वगैरह लगाना चाहिए। देख कंपनी वरीड, कंपनी को चिंता हुई दैट मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी विल डैमेज, कि मोनोपोली एक ही मात्र क्रिएट करने वाली कंपनी थी कहाँ पे, इंडिया में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्या थी, एक मात्र बहुत इनका वर्चस्व था, क्योंकि ताकतवर थी, ब्रिटेन की थी, है ना, ज्यादा वेपन्स थे। तो इस वजह से बहुत दिक्कतें आ रही थी, है ना। तो डैमेज कर रही थी क्या, मोनोपोली को, किसकी मोनोपोली को, पता नहीं छोड़िए, आते ही था। तो कंपनी की मोनोपोली डैमेज कर रही थी। सो विद द हेल्प ऑफ कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट दे कंट्रोल टू द स्विच वर अगेंस्ट एंड सपोर्ट अदर्स। तो इस वजह से कंपनी ने कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की मदद से इसने प्रेस पे क्या लाया, कंट्रोल, उनके ऊपर जो इनके अगेंस्ट में बोलते थे, है ना। कंपनी के देखो कुछ लोग पक्ष में बोलते थे, कुछ लोग अगेंस्ट में बोलते हैं। तो ऐसे जो इनको पक्ष में बोलते थे उनके ऊपर कंट्रोल नहीं लाया, किसको कंट्रोल में लाने की कोशिश किया, जो इनके अपोज में होते थे, है ना, उनके ऊपर इन्होंने क्या लाया, पता नहीं, कंट्रोल लाया, सेंसरशिप लाया। देखो आपके पक्ष में कुछ लोग बोलेंगे, उनको फ्रीडम दी जाती है, कुछ लोग आपके विरोध में बोलेंगे, उनको क्या किया जाता है, 4 घंटा मार के बैठा दिया जाता है। ऐसा होता है, आप महसूस करिए, आसपास देखने को मिलेगा आपको। फिर ऐसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी भी की, है ना, जो सुप्रीम कोर्ट की मदद से जो लोग अगेंस्ट में थे उनको क्या किया गया, कंट्रोल, और जो लोग अपोजिशन में थे, जो लोग साथ में थे, उनको क्या किया गया, छूट, क्या छापो तुम, कंपनी की जय हो, जय हो, जय हो लिखो। तो खुश होते थे, कंपनी का वर्चस्व बढ़ता था। इन 1835 एडिटर ऑफ इंग्लिश एंड वर्नाकुलर न्यूज़पेपर पुट अर्जेंट पिटीशन, दरखास्त की, अर्जेंट दरखास्त, कब, 1835 में, फॉर फ्रीडम ऑफ प्रेस। देन विलियम बेंटिक अलाउ दिस विथ मैकाले। देखो 2 लोग थे 1835 में, गवर्नर जनरल कौन था, बेंटिंग था, और मैकाले कौन था, चीफ जनरल था, जो पढ़ाई लिखाई, मतलब बेसिकली ये प्रेस के रिलेटेड था, है ना। जो एजुकेशन पॉलिसी इंडिया में चलती थी अभी तक 2020 से पहले, वो मैकाले की चलती थी, है ना कहीं उसका ड्राइव एंड पुट एंड आउटवर्ड किया गया था मैकाले द्वारा, कि कैसे एक इंडियंस को एक अच्छा वर्कर बनाया जाए, है ना, पढ़ा लिखा कि कैसे एक वर्कर बनाया जाए जो हमारे हिसाब से काम करे और कभी भी आवाज न उठाए, कभी भी क्वेश्चन न करे, ठीक है। बेसिकली आप पढ़ डालें, क्वेश्चन आंसर याद कर डालें और एग्जाम में लिख के पास हो जाए, बस। कभी क्वेश्चन पूछे ही ना कि ये क्यों है, ये क्यों है, ये क्यों है, ये क्यों है। क्वेश्चन ड्राइविंग पैटर्न ही खत्म कर दिया मैकाले ने इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से। ऐसा क्वेश्चन पैटर्न डाला गया, ऐसा एजुकेशन बनाया गया
कि बच्चे क्वेश्चन पूछना ही भूल जाएं कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। ठीक है, सिर्फ रटें और लिखें, रटें और लिखें, रटें और लिखें। फाइल का प्रॉब्लम जान जाए, फाइल में कैसी है, ये फाइल कैसी है, वो फाइल कैसी है, बस। और किसके काम में है, किसके काम में आ जाए, बेसिकली पता नहीं किसके काम में आ जाए। ठीक है मतलब कि अंग्रेजों के काम में आए, हम लोग वर्कर बने। ठीक है, और क्वेश्चन वगैरह ना करें, कुछ भी हमारा बुद्धि क्या हो जाए, भ्रष्ट हो जाए। ऐसा एजुकेशन सिस्टम इसी मैकाले ने ड्राइव इन किया था, जो इंडिया में चल रहा है। ठीक है, आज भी चल ही रहा है लगभग, थोड़ा बहुत चीज समझाई जाती है, बाकी वही रट्टाफिकेशन ही तो चल रहा है ना। आप भी सब बताते हैं, कौन सा आप समझाते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भी, मैं भी क्या कर सकता हूँ ना। जरूर सोचिएगा इस बात को कहने से पहले। 1835 में हिटलर ने क्या किया, दरख्वास्त किया किससे, बेंटिक से। उसने मैकाले के साथ मिलकर फ्रीडम क्या प्रेस को क्या दे दिया, फ्रीडम दे दिया, क्या दे दिया, फ्रीडम दे दिया। देन रिवॉल्ट ऑफ 1857 हैपेंड। उसके कुछ सालों बाद क्या हो गया, फ्रीडम फिर से दे दी गई प्रेस को, तो 1857 का रिवॉल्ट हो गया। 1857 क्रांति भारत में हो गई, भैया भागो अंग्रेजों। हैपेंड ड्यू टू दिस जनरल बिकम नेशनलिस्ट। जैसे ही आजादी बनी, रिवॉल्ट ऑफ 1857 हैपेंड ड्यू टू दिस जनरल बिकम नेशनलिस्ट। है ना, उससे क्या हो गया, जो भी लिखने वाले जनरल, जो प्रेस मीडिया वाले थे, वो क्या हो गया जी, नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी की धारा उनके अंदर भी बहने लगी, भैया हम भी कुछ करेंगे देश के लिए। एंड प्रिंट फॉर अवेकिंग फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। और वो फिर कैसे लिखने लगेगी, ताकि लोगों के अंदर क्या है, नेशनलिज्म की फीलिंग आ गई। किसकी फीलिंग आ जाए, नेशनलिज्म की फीलिंग आ जाए। और ये ऐसे जनरल्स लिखने लगे, तो और ज्यादा उससे क्या होने लगा, बढ़ने लगा, प्रचार होने लगा नेशनलिज्म इन इंडिया का। ये चैप्टर तो देख ही चुके हैं। देन कॉलोनियल गवर्नमेंट अगेन वैलिड। फिर देखो एक बार फिर चिंता आई, किसको, कॉलोनियल गवर्नमेंट की। 1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया। फिर क्या आ गया, 1871 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर मतलब लोकल प्रेस पे क्या लगाम लगाने के लिए। फ्रॉम दिस वे सेंसरशिप अगेंस्ट राइटर फर्स्ट वार्न एंड देन सीज। मतलब पहले ये क्या करते थे, वार्न करते थे, क्या करते थे, वार्निंग देते, सुधर जाओ, सुधर जाओ, बदल जाओ, है ना, नहीं क्या होगा, नतीजा बड़ा खराब हो गया। और जो पहले वार्न करते थे, और फिर क्या कर देते थे, बंद अखबार को क्या कर देते, सीज कर देते कि आप नहीं छाप सकते। ऐसा इन 1907 एक एग्जांपल है ऐसा ही। 1907 बाल गंगाधर तिलक, सुना कि लाल बाल पाल एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ब्रॉट आर्टिकल इन केसरी न्यूज़पेपर, दिस लीड्स टू इम्प्रिजमेंट इन 1908। ठीक है, इन्होंने 1907 में एक आर्टिकल छापा अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, जिस वजह से उनको 1908 में क्या हो गई, जेल हो गई। सोचो, हेंस वी कैन कंक्लूड दैट प्रिंट इज फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। प्रिंट भी एक प्रकार का क्या एक्सप्रेशन है, क्या है जी, एक्सप्रेशन है। ठीक है, बाय विच राइटर पुट देयर थॉट ऑन पेपर, जिसके द्वारा एक राइटर अपने थॉट को, अपने मस्तिष्क में जो भी उसके थॉट है, विचार है, उसको कहाँ लिखता है, पेपर पे। एंड सर्कुलेट इन सोसाइटी, और सोसाइटी में क्या करता है, बिखेर देता है। एंड वी सीन वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट, और हम उसके बहुत सारे परिणाम देखते हैं, अच्छे भी और खराब भी, अच्छे भी और खराब भी। तो ये प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, यहाँ तक हमने लाके छोड़ा। कैसे पेड़ पे पत्तों पे लिखा जाते जाते फिर कैसे आज हम लोग मॉडर्न फॉर्म ऑफ पुस्तक पे आ गए हैं। ये यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट किया चैप्टर में। ठीक है, प्रिंटिंग इन चाइना, प्रिंटिंग इन यूरोप, प्रिंटिंग इन चाइना, प्रिंटिंग इन जापान, प्रिंटिंग इन यूरोप, प्रिंटिंग इन इंडिया। देखो सिमिलरिटी थोड़ा बहुत आपको दिखेगी, है ना, चैप्टर में आप देखेंगे तो। और आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, है ना, समझ में तो आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप मूर्ख हैं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है ना। ऐसा है क्या, नहीं मेरी भी गलती होगी, थोड़ा बहुत अच्छे से नहीं समझा होगा, है ना, ऐसा है। ऐसा भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, तो 10 टॉपिक थे, लेकिन इसको थोड़ा सा एक्सपांड करके 11 टॉपिक में चैप्टर को कवर किया गया, ताकि आपको अच्छा लगे। कहीं पे कम क्वेश्चन हो जाते हैं, कहीं ज़्यादा हो जाते हैं, ये तो कुदरत का नियम है। ठीक है, कहीं पे दुख है तो कहीं पे सुख है, कहीं पे सुख है तो कहीं दुख है। ये सब मेरे नियम नहीं है, ये सब किसके नियम है, ब्रह्मदेव के। किसके नियम है, ब्रह्मदेव के। और आप ये चैप्टर कवर करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।